नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अतीक अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने हत्याकांड के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर पहली प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी भी दी कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अब माफिया किसी को डरा नहीं सकता है। जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, स्वाभाविक रूप से रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और ये हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है और कानपुर कभी देश के 4 से 5 बड़े महानगरों में से एक गिना जाता था। वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी ये स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है। अभी यहां पर माननीय पीयूष जी बता रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला। ये निवेश हम लोग अनुमान करते थे कि कितना यहां पर निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उससे कई गुना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। परिणाम था 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार होंगे, जिनके शुभारंभ और जिनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयू के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसमें एक तो भारत सरकार और राज्य शासन के बीच में था, दूसरा राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में था, बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच में। जिन निवेशकों ने यहां पर रुचि दिखाई है उन्होंने देखा होगा एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे की दूरी में आप उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां पर पहले से है, जो बाकी बचा होगा राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी वहां पर राज्य सरकार एक समय सीमा के अंदर प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवाने में योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश की
टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा। एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को जीरो करते हुए किसी भी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और उस पर पूरी प्रतिबद्धता के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला ठंडा नहीं हो रहा है। अब इस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और वो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं, और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। उनका दोस्त जो है ना वो डेटा इकट्ठा कर रहा है जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहां सरकार की नीति निर्धारण का है। कितने लोग किस घर में रहेंगे उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना। एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है 2 तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पे करेंगे। सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है। इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है। सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी। अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया है। अदालत ने तिहाड़ जेल अपराधियों को अधिकारियों को लॉरेंस बिश्नोई की तिहाड़ जेल में रखने की और आज न्यायालय के सामने पेश करने के निर्देश दिए। इस बीच आपको ये बताते चलें कि इस मामले में कोर्ट के सामने पेश किया गया है और लॉरेंस को पंजाब की भटिंडा जेल से लाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए और इसके आधार पर अदालत ने 11 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए पेशी वारंट जारी किया था। और अब खबर अयोध्या से है, जहां पर एक शिकायतकर्ता प्रधान उमा शंकर ने वन विभाग पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का यह आरोप है कि वन विभाग ने ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से
खजुराहट के नाम से वन प्रभागीय कार्यालय रेंज का निर्माण करवा दिया है। अब प्रधान उमाशंकर का यह कहना है कि वन विभाग वाले लगभग 25 साल से सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं। अब ग्राम पंचायत वसंतपुर के प्रधान उमाशंकर ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। साथ ही जिला अधिकारी और जिला वन अधिकारी के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ये न्याय की गुहार भी लगाई गई है। ग्राम सभा के प्रधान का यह भी कहना है कि सरकारी भूमि पर वन विभाग के नाम कोई पट्टा नहीं हुआ, फिर भी अवैध कब्जा किया गया है। डाटा संख्या 554 का जो जंगल झाड़ी के खाते में दर्ज है, करीब 15-20 साल से वन विभाग के द्वारा उस पर नर्सरी और बिल्डिंग बना करके कब्जा कर लिया गया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने नेडा से जो है बिल्डिंग एग्रीमेंट किया है, जबकि नेडा के नाम मात्र वहाँ 63 हेक्टेयर जमीन है, जबकि जंगल झाड़ी के नंबर पर इस तरीके से अवैध कब्जा करना जो है वो गलत है। और हमने उनसे कई बार खाली करने के लिए भी कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इसलिए हमने उनको जो है एप्लीकेशन दिया, उनके विभाग को भी दिया, तहसीलदार को दिया। फिर लास्ट में मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है कि वो जंगल झाड़ी के खाते की जमीन है जो गाँव पंचायत की है और जिस पर किसी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता है और उनके द्वारा निर्माण करके उसको कब्जा किया हुआ है, वो खाली कराया जाना चाहिए। अभी तक वो यही बताते हैं। और प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद की हत्या से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों की ओर से उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे के साथ ही राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन हत्याकांड के बाद अर्गनल बयानबाजी करते हुए भी दिख रहे हैं। बता दें आपको कि कोई इसे आसमानी फैसला बता रहा है तो कोई कर्मों का फल बता रहा है। इस कड़ी में अब बिहार के फायर ब्रांड बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अतीक और उसके भाई की हत्या को लेकर एक अलग ही बयान दिया है। उन्होंने दरअसल लाइन में ट्वीट किया और कहा कि क्या विपक्ष के राज खोलने वाला था अतीक अहमद। मैंने भी टीवी पर देखा और मैं डिबेट देख रहा था आप ही लोगों के चैनल पर। एक पैनलिस्ट ने ये भी सवाल खड़ा किया, क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। मैंने भी टीवी पर देखा और मैं डिबेट देख रहा था आप ही लोगों के चैनल पर। एक पैनलिस्ट और नर्मदापुरम में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गया है, जहां प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री समेत कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन एसडीएम नितिन टाले को सौंपा गया है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अनाज, सब्जी, फल के उचित दाम, एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने की लागत के आधार पर C2+50 लाभकारी मूल्य और रबी की फसलों का शीघ्र मुआवजा और बीमा राशि, गेहूं की फसल पर समर्थन मूल्य जैसी 9 मांगों को लेकर जिक्र किया है ज्ञापन के अंदर और सरकार से इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा को संबोधित ज्ञापन दिया है, तो उनकी मांगों को हम शासन स्तर पर प्रेषित कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें फसलों के घटते हुए दामों को नियंत्रण करने के लिए फसलों का निर्यात किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसानों की जो फसलें अभी रबी सीजन में ओला बारिश के कारण खराब हुई हैं उनको क्षतिपूर्ति, बीमा का लाभ दिया जाए, बिजली, फौती नामांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आज पिपरिया ब्लॉक में यह ज्ञापन दिया जा रहा है और मांगों का नियत समय में निराकरण नहीं होने पर 1 से 7 जून तक गांव बंद अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान दूध
और इस समय आईपीएल का मैच चल रहा है, जिसको लेकर सट्टेबाजी का काला कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन मोड में लगातार बनी हुई है और सट्टेबाजों के खिलाफ जमकर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अब नर्मदापुरम के मंगलवारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने और लगवाने के नाम पर गिरफ्तार किया है। हाँ, कल 2 आरोपी आईपीएल के संबंध में पकड़ाए हैं। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, उस पर सट्टा लगा रहे थे, जिसको पकड़ा गया है, जिसमें 2 आरोपियों को मुलजिम बनाया गया है, 2 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। और वो जो आरोपी हैं वो जिससे आईडी बनवाते थे, जो सट्टा खिलवाते थे, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। इस प्रकार से 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला कल पंजीबद्ध किया गया है। और 2 दिन पूर्व भी आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए 2 आदमी पकड़े गए थे, उनके विरुद्ध भी मामला पंजीबद्ध किया गया था। हाँ, कल 2 आरोपी आईपीएल के संबंध में पकड़ाए हैं। गुजरात टाइटंस और पंजाब किसान दल की तरफ से परमजीत कौर तेजी का जालंधर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उन्हें घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ही पंजाब के साथ दल महिला विंग के प्रदेश प्रधान भी बनाए गए। इस मौके पर परमजीत कौर ने कहा है कि पंजाब किसान दल पार्टी का धन्यवाद करती है और उन्हें जहां महिला विंग का प्रदेश प्रधान बनाया गया है, वहीं उन्हें जालंधर जिम्मी चौक के लिए उम्मीदवार भी घोषित किया गया। साथ ही भी कहा गया है कि पूरी मेहनत और लगन के साथ वो जिम्मेदारियां निभाएंगी। मेरा नाम परमजीत कौर तेजी, वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह जी तेजी जी ना। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? और इस तो पहला भी किसी पार्टी थोड़ी ज्वाइनिंग हुई है? हाँ जी, मैं पहले पंजाब रंगरेटा दल की वूमन सेल की प्रेजिडेंट उत्थे बतौर मैं काम कर रही हूँ। तो मुद्दे साडे मेन होणगे जिहड़े अगे लोकां दी सेवा करन विच सन सहायक होणगे। वो साडा मेन हैगा जी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हैल्थ। देखो जी, असी बेशक साडी पार्टी का नाम पंजाब किसान दल है, पर असी हर वर्ग के हकों की राखी लिए अगे आए हैं। तो लोगों अगे अपील आ मेरी पुरजोर नौजवानों अगे, तो जोड़े पंजाब हितैषी लोग ने, पंजाबीयत हितैषी लोग ने, किसान हितैषी लोग ने, साडे नाल आके जुड़न, साडी सपोर्ट करन। और भारतीय किसान यूनियन के अराजनीतिक के संगठन का विस्तार हुआ है और भारतीय किसान यूनियन संगठन विस्तार के लिए हापुड़ के गांव वजीलपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सलाहकार समिति सदस्य सुधीर त्यागी जखेड़ा और वजीलपुर गांव के बड़ी संख्या किसान भाई मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेंद्र त्यागी ने किया है। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कथन एक बार फिर से सच होता नजर आया है, जहां लोकल ट्रेन के नीचे आकर भी एक शख्स की जान बच गई। वसई रोड रेलवे स्टेशन का ये मामला है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लोकल ट्रेन के आगे आने की वजह से एक यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गया है। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कैद हुआ, जहां साफ देखा जा सकता है किस तरह से शख्स ये लोकल ट्रेन के आगे अचानक से गिरता है और उसके बाद कुछ दूर लोकल ट्रेन के पहिए के साथ घसीटता हुआ ये पटरी के बगल में गिर जाता है। नरेंद्र राजभर शख्स का नाम बताया गया है, जिसे अचानक ट्रेन के आगे आने की वजह से ये शख्स घायल हुआ। हालांकि ड्राइवर ने तुरंत ही ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद प्लेटफॉर्म में मौजूदा पुलिस ने नरेंद्र राजभर को वहां से उठाया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां जिले में बदरवास थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कई लोग आईपीएल मैच पर सट्टा खिलवा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और प्रभारी सुरेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और नितिन गुप्ता और सौरभ यादव को पकड़ लिया गया है, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच होने वाले मैच पर सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,45,000 रुपए नगद और 4 एंड्रॉयड मोबाइल को भी जब्त किया है। सूचना प्राप्त हुई कि आईपीएल जो मैच चल रहे हैं उन पर नितिन जैन और सौरभ यादव अपनी दुकान पर लोगों की आईडी बनाकर आईपीएल पर सट्टा लगा रहा है। उक्त सूचना पर दबिश दी गई तो आरोपी नितिन के कब्जे से 1,42,000 रुपये नगद तथा 3 एंड्रॉयड मोबाइल जिनमें आईडी बनाकर लोगों से सट्टा खिला रहा था।
इसी प्रकार आरोपी सौरभ यादव के कब्जे से 3,000 रुपये नकद तथा एक एंड्रॉइड मोबाइल था, जिससे वह लोगों की आईडी बनाकर लोगों से पैसे लेकर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहा था। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 4 का अधिनियम का कायम किया गया। खबर अब बिजनौर से है, जहां एक फैक्ट्री में आग का विकराल रूप देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कंप्रेसर का पाइप फटने की वजह से फैक्ट्री के अंदर अचानक आग फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। भयंकर आग लगने से कुछ कर्मचारी बुरी तरह जख्मी हुए हैं और 2 कर्मचारी झुलस गए हैं। आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में उन दोनों ही घायलों को भर्ती करा दिया गया है। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दरअसल नगीना देहात क्षेत्र के क्रॉप केयर ऑर्गेनिक फैक्ट्री का ये मामला है, जहां कंप्रेसर का पाइप फटने की वजह से भीषण हादसा हुआ। हमने पीछे भेज रखे हैं सब लोगों को। अच्छा, तो देखन तो बुला कर दिखाओ मैं गेट पर। नहीं बुला रहे नहीं, तो कह रहे पीछे भेज रखे काम पर। हम कह रहे हैं हमें दिखाओ तो। खड़ा हो गए तुम भी, ये तो बताएं। आ जाओ भैया, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। राजा लगते हैं मेरे। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मामला है, यहाँ पर अंदर जाने नहीं दे रहे, उनको मिलने की इच्छा उनसे मिलवा नहीं रही है। अच्छा, हाँ, अभी देखा ना बहन जी रो रही थी, मिलवा उनसे। रोने के बाद में भी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद में नहीं जाने दे रहे अंदर नहीं जाने दे रहे। और जहां एक तरफ दिल्ली से सटे गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी अब तीखी होती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने तत्परता से चेकिंग अभियान चलाया और इसी तहत कौशाम्बी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली, जिसके आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर कुछ लोग मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे और जब पुलिस ने मैक्स हॉस्पिटल के पीछे खाली पड़े मॉल के पास घेराबंदी की तो 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत सर्किल इंदिरापुरम में तीनों थाने खोड़ा, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में विगत कई दिनों से लूट की घटनाएं हो रही थी, जिसमें कुल हर थाने से टीम गठित की गई थी, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही थी और कई 100 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे इन लोगों को पकड़ने के लिए। और मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे पुनः जो है ये लुटेरे लूट के ध्येय से आने वाले हैं। इनकी नाकाबंदी की गई, घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान ये पकड़े गए। पूछताछ में इन लोगों ने, जो हम लोगों ने सीसीटीवी से मैच किया है, थाना खोड़ा, थाना इंदिरापुरम और थाना कौशाम्बी के कुल 17 मुकदमों में ये वांछित थे और इनमें से जो 2 लोग हैं, इनमें एक अमन पुत्र पुत्तन अली, ये जो है बदायूं का रहने वाला है, और दूसरा रोहित कुमार, यह सरपतहा थाना जिला जौनपुर का रहने वाला है। इसमें से अमन का बदायूं में भी आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है, जिसमें और यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, जहां यूपी एसएसएससी द्वारा आयोजित किए गए वन रक्षक चयन परीक्षा में भाग लेते समय सॉल्वर गैंग और लीडर समेत परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेते समय परीक्षार्थी और गैंग लीडर को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार करने में एसटीएफ को सफलता मिली है। एसटीएफ ने विकास कुमार, उमेश कुमार को कुर्सी रोड थाना क्षेत्र के गुड़बा, लखनऊ से गिरफ्तार किया है। रायबरेली जिले में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से महिलाओं समेत 3 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। ये पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के छतोह गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। और हमीरपुर से घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर जेल की रेलिंग में घुस गया है। उस वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिला जेल की रेलिंग में जोरदार टक्कर लगने से रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, तो वहीं ट्रैक्टर में ईंटें भरी बताई जा रही हैं, जिसे सीज कर लिया गया है।
और मथुरा में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी राजकुमार रावत के समानांतर मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद के लिए नामांकन और बी फॉर्मा जमा करने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय को प्रदेश कांग्रेस ने नोटिस जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के सदस्य श्याम किशोर शुक्ला ने जारी किए नोटिस में कहा कि पार्टी के घोषित प्रत्याशी राजकुमार रावत के विरुद्ध फर्जीवाड़ा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना श्याम सुंदर उपाध्याय की अनुशासनहीनता है। उनको ये बताना होगा कि उनको बी फॉर्मा आखिर कहां से मिला और साथ ही बताएं कि पार्टी सिंबल उनको कहां से मिला है। श्याम सुंदर उपाध्याय को चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल अपना नामांकन वापस लें, वरना उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे